आरकेसी सिविल पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मणिपुर में जो क्राइसिस चल रहा है। ये क्राइसिस आज के समय में देखा जाए तो लगभग 3 साल होने वाले हैं, अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर जो हिंसा हुई थी, यहाँ पर जो झड़प हुई थी, तो बहुत सारे लोग इंटरनली माइग्रेट किए हैं, एक जगह से दूसरी जगह गए हैं और तंबू तान करके टेंट में रह रहे हैं शरणार्थी के तौर पर दूसरे राज्य में। बाकी लोग जो यहाँ पर बचे हुए हैं वो डर डर के माहौल में रह रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बेसिक ज़रूरत है उनकी जिनको हमें पूरा करने की आवश्यकता है? ऐसा हम क्या करें कि बाकी जो लोग बाहर गए हैं वो फिर से अपने स्टेट में आ जाएं और बेटर तरीके से रहने लगें। सबसे पहली बात तो यह है, हमारे पास में ऑथेंटिक डेटा की कमी है। मतलब हमें ये बिल्कुल भी ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इस हिंसा में कितने लोग मारे गए हैं, सबसे ज़्यादा किनको नुकसान हुआ है, कहाँ कितने लोग पलायन किए हैं। ये एकदम परफेक्ट डाटा हमारे पास नहीं है। इस प्रकार का डेटा यदि अवेलेबल होता तो हम बेटर पॉलिसीज़ का निर्माण कर पाते। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, मणिपुर और भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट, डिस्प्लेसमेंट और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस मतलब संघर्ष, विस्थापन और मानवीय संकट को फेस कर रहा है। दूसरी बात यह है कि हमारे पास में प्रामाणिक डेटा की कमी है, ऑथेंटिक डेटा के हमारे पास में कमी है। इसी के चलते चलते ये जो वास्तविक स्थिति है यहाँ की, इसको हम अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं। मणिपुर में जारी जातीय संघर्ष, जिसको एथनिक कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, और सुरक्षा चुनौतियों ने मानवीय ज़रूरतों को दस्तावेजीकृत करने के लिए काफ़ी दिक्कत खड़ी कर दिया है। अब यदि हम इसके इतिहास की तरफ में जाएं तो भाई, ये संघर्ष आखिर हुआ कैसे? मणिपुर में 2 समुदाय हैं। एक बहुसंख्यक लोग हैं जिनकी राजनीति में पकड़ है, उन्हीं को हाई कोर्ट ने रिजर्वेशन दे दिया। अब एसटी वाले लोग जो कि ज़्यादातर पहाड़ी एरिया में रह रहे हैं, तो रिजर्वेशन को लेकर के वो विरोध करने लगे। विरोध कुछ इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि भाई उनको दबाने के लिए सरकार को हिंसक उपायों का सामना करना पड़ गया। फिर दोनों कम्युनिटी के बीच में हिंसक झड़पें होने लगी और जगह जगह आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, रेप की घटनाएं हुई और लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेसमेंट हमको देखने को मिला था। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है यहाँ पर हम देखने वाले हैं वो है लैक ऑफ डेटा एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। डेटा की कमी है और दूसरी बात, मानवीय संकट कम नहीं हो रहा है। मणिपुर में विश्वसनीय डेटा हमारे पास में नहीं है। वास्तविक स्थिति को हम ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। हम केवल ये अनुमान लगा सकते हैं भाई कि 58,000 लोग ऐसे हैं जो कि फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड हो चुके हैं। जबरन उनको अपने घर, अपनी ज़मीन, अपनी सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ गया है। हिंसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी। ये लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। आप ये समझ लीजिए कि म्यांमार जैसे देश में जो हुआ, बांग्लादेश जैसे देशों में जो हुआ, वो चीज़ हमारे अंदर ही अंदर हो जा रहा है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग भाग रहे हैं। लगभग 12,000 लोग मिजोरम और 7,000 लोग नागालैंड, असम और मेघालय में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। आसपास के ही जो राज्य हैं वहाँ पर ये लोग भागने के लिए मजबूर हुए। ये डिस्प्लेसमेंट डायनामिक है, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत से प्रभावित लोग रजिस्टर्ड शिविरों के बाहर रह रहे हैं, जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिनका कोई डाटा नहीं है। कोई रिश्तेदार के पास चला गया, कोई अपना तंबू तान के रह रहा है। मतलब हमारे पास में ऑफिशियल डेटा अवेलेबल नहीं है। जोन ऑफ अननोन, अज्ञात क्षेत्र। मणिपुर संघर्ष ने मेइती और कुकी समुदायों के बीच गहरे विभाजन को जन्म दे दिया। दोनों समुदाय एकदम एक दूसरे के दुश्मन हो गए। इस विभाजन के कारण मानवीय सहायता की सही जानकारी हम इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। जिन लोगों ने बेहतर शिक्षा और रोजगार की तलाश में राज्य छोड़ा है, वे भी इस संकट का हिस्सा हैं, लेकिन उनके आंकड़े हमें नहीं पता है। इसका मतलब ये है कई लोग रोजगार के हिसाब से छोड़े होंगे अपने राज्य को, वो भी इस संघर्ष का हिस्सा है, लेकिन उनका भी हमारे पास डेटा नहीं है कि कितने सारे लोग नौकरी पाने के चक्कर में बाहर गए हैं।
इसके बाद एक चीज़ और है, तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए ना, ये जो लोग रह रहे हैं राहत शिविरों में, एक जगह से दूसरी जगह चले गए हैं, इनको बेटर हेल्थ की सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच नहीं हो पा रही है। ऐसे लोग, आदिवासी लोग जो कि पहाड़ी एरिया में रहते हैं, पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, सबसे ज़्यादा हेल्थ क्राइसिस वहीं पर हमको देखने को मिला है। इम्फाल के प्रमुख अस्पतालों तक उनकी पहुंच नहीं हो पाई है, जिससे मरीजों को मिजोरम या फिर नागालैंड के रास्ते इलाज करवाने के लिए जाना पड़ता है। चौथा जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो मेडिकल क्राइसिस से रिलेटेड है। देखिए, बहुत सारे लोग हिंसा से ग्रसित हुए हैं, कहीं हमारी हत्या ना हो जाए, परिवार के मेंबर की हत्या ना हो जाए करके अपने घरों को छोड़ छोड़ करके भागे हैं। राहत शिविरों में ये लोग रह रहे हैं, लेकिन राहत शिविरों में मात्र नाम मात्र की ही स्वास्थ्य सुविधाएं इन तक पहुंच पा रही हैं। इम्फाल वैली में डिस्प्लेस्ड लोग कहाँ पर निर्भर हैं? प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको इलाज करना पड़ जा रहा है, और इसके लिए फिर उनकी जेब में पैसा होना चाहिए। यदि पैसा नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है वो बीमारी अपने साथ ही लेके जाएगी आदमी को। राहत शिविरों में डेथ का जो रेट है, इसके अलावा माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, मृत्यु दर है, और भी जो बीमारी के मामले हैं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण कई सारे मरीज समय पर इलाज नहीं मिल पाता है और उनकी डेथ हो गई है। ऐसी घटनाएं हमको देखने को मिले। कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको दर्ज किया गया है, जैसे कि 29 मई 2023 की घटना यहाँ पर बताई जाती है कि 63 वर्षीय व्यक्ति की डेथ किडनी की बीमारी के चलते, कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर के चलते हो गई, क्योंकि डायलिसिस की सुविधा अवेलेबल नहीं हो पाई थी। जून 2023 में एक और घटना घटित होती है, जिसमें एक महिला ने राहत शिविर में प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के टाइम में, प्रसव के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव होने के चलते एक्सेसिव ब्लीडिंग हुई, बहुत ज़्यादा खून बहा डिलीवरी के टाइम में, उस बेचारी की डेथ हो गई। 22 सितंबर 2023 की एक घटना, जिसमें 1 वर्ष की बच्ची की निमोनिया से डेथ हो गई। यदि बेटर हॉस्पिटल में उसका इलाज चलता, बेटर डॉक्टर मिलते, तो उसको शायद हम लोग बचा लेते। अगली चीज़ जो लोग फेस कर रहे हैं वो है मेंटल हेल्थ एंड सोसाइटी की घटनाएं। अब बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं जिनको तो कहना चाहिए मीडिया ने दिखा दिया है। कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसको मीडिया के सामने तक लोग नहीं ले जा पाए हैं। एक ऐसी भी घटना आई थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, जिसमें जो एक महिला है, आदिवासी महिला, उसको निर्वस्त्र करके उसकी परेड कराई जाती है। इस प्रकार की भी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई हैं। मेंटल हेल्थ एंड सोसाइटी की यदि हम बात कर लें, एक अध्ययन किया गया था जिसके हिसाब से बोला जाता है कि 65.8% जो डिस्प्लेस्ड लोग हैं वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। 24% लोग ऐसे हैं जो कि मॉडरेट एंग्जाइटी, मध्यम स्तर की चिंता में ही हमेशा लगे रहते हैं। 15% लोग ऐसे हैं जो कि सीवियर एंग्जाइटी को फील करते हैं, गंभीर चिंता में डूबे रहते हैं, क्या करें क्या नहीं करें, बहुत टेंशन हो गया। इसके अलावा राहत शिविरों में सुसाइड के मामले भी सामने आ रहे हैं, विशेष रूप से वे बुजुर्ग जिनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। अब बच्चों और उनकी शिक्षा के ऊपर क्या असर पड़ा है, इसको यहाँ पर देखते हैं। 22,000 से भी अधिक बच्चे इस प्रकार के रिलीफ सेंटर में रह रहे हैं, जिससे उनकी शिक्षा बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। पानी की कमी, पोषण की कमी, वाटर शॉर्टेज, लैक ऑफ न्यूट्रिशन फूड एंड अनएम्प्लॉयमेंट इस संकट को और भी ज़्यादा गहरा बनाते जा रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्या समाधान और क्या ज़रूरी कदम हमको उठाने चाहिए। देखिए, ये जो संकट है मणिपुर का, क्राइसिस का, तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और इसे हल करने के लिए तत्काल कदम हमको उठाना पड़ेगा, तब जाकर के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात, एक्सटर्नल ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट। जैसे कि इस क्षेत्र में कोई काम करने वाली कंपनी है, सरकारी कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, तो उसको CSR के अंतर्गत कुछ पैसे खर्चा करना पड़ता है,
तो जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2% पैसा वो ऐसी जगह में ही खर्चा करें। पीने के पानी की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हमको करना पड़ेगा। स्वस्थ पेयजल की आपूर्ति बढ़ाई जानी चाहिए ताकि निजी स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाए। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जा सकते हैं ताकि किसी की भी तबीयत खराब हुई तो तुरंत उसको एम्बुलेंस में लेकर के हम अच्छे हॉस्पिटल लेके जा सकें। सप्लाई चेन रिस्टोरेशन करने की ज़रूरत है ताकि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी पूर्ति बेटर हो सके, जैसे कि खाद्य है, चिकित्सा है, गोली दवाई है, इंजेक्शन है, इनकी आपूर्ति निर्बाध गति से होनी चाहिए। कंक्लूज़न की यदि हम बात कर लें तो देखिए, मणिपुर का मानवीय संकट केवल जाति संघर्ष बस नहीं है, बल्कि ये एक सोशल और एडमिनिस्ट्रेशन विफलता को बताता है। हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, शिक्षा संकट और राहत शिविरों में बिगड़ती स्थिति इस संकट को और भी ज़्यादा सीवियर बना दे रही है। जब तक हम बेटर पॉलिसी लेकर के नहीं आते हैं, ये संकट और भी ज़्यादा बड़ा होते जाएगा, कम होने का नाम नहीं लेगा।